Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So once again we are here to cover our next lecture of सेल थ्योरी। तो बच्चों हमारा टॉपिक जो चल रहा है सेल थ्योरी चल रहा है और इसमें आइए हम डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक का। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था? लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताया था कि किस तरीके से प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंक्रेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि जो शेल वॉल होती है वो डेड होती है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक की हेडिंग बनाइए न्यूक्लियस। तो बच्चों आज हम जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे, हम न्यूक्लियस के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम गैदर करने जा रहे हैं। सो मेक द हेडिंग न्यूक्लियस। ओके, तो समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या हुआ करता है। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले जानिए। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस सेल में किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, इधर हो सकता है ना, या यहाँ हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं हुआ करती है, ठीक है ना। और इसकी जो आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर वॉल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर वॉल। न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है ना। किसके अंदर कंटेन करता है? डीएनए के अंदर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि डीएनए भी क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो बच्चों ये कंट्रोल सेंटर है सेल का, है ना। इसी को और ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल, आई मीन टू से जो भी फंक्शनिंग सेल की होती है ना, उसका कमांड यहीं से जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस यहीं से कंट्रोल होती है। तो इसलिए कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगली बात क्या बताई जाए इसमें बेटा? ये डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे आपको दो मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है। ओके, सो दिस इज डबल मेम्ब्रेन। तो हेडिंग बना लेंगे, क्या होता है ये? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन्ड। ओके, सो ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। डबल मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियर एनवेलप विद पोर्स होते हैं। डबल मेम्ब्रेन का तो होता है, और डबल मेम्ब्रेन में ये जो डबल लेयर होती है क्या बनाती है? एक प्रकार का एनवेलप बनाती है। सो दिस इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, विद पोर्स। विद पोर्स। पोर्स मतलब बेटा इसमें छोटे छोटे होल हुआ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं ना। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल के लिए छोटे छोटे वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल इसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप विद पोर्स। और क्या होता है इसमें? और ये देखिए, ये कंटेन करता है डीएनए को। इट कंटेन्स डीएनए। न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, कंटेन्स डीएनए। ओके, यस। तो देखिए किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं न्यूक्लियस को। ये आपके पास में शेल है ना। बाहर में आपने आपको क्या दिखा दी है? शेल मेम्ब्रेन मैंने दिखा दी है, ठीक है। ये स्मूथ टाइप का, इसको बना लो। अब हम केवल बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक ये बना लो, और एक अंदर बच्चों ये बना लो, इस तरीके से, है ना। क्या बना रहे हैं हमने? एनवेलप बना दिया है। क्या बना दिया है? एनवेलप बना दिया है, ठीक है ना। अब एनवेलप के अंदर जो है, अंदर ये न्यूक्लियस शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर जो पूरे तरीके से भरा होता है ना, जैसे मैंने बताया था ना कि लिविंग कंटेंट जो होता है वहाँ सेल के बाहर क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल के बाहर जो लिविंग कंटेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे, अच्छा ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई भी कलर। चलो, तो ये आपने देख रखा था, ये प्रोटोप्लाज्म कहला गया था, है ना। लिविंग कंटेंट पूरा जो होता है सेल के अंदर, सब कुछ ए टू जेड, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और यहाँ जो जेली लाइक फ्लूइड होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। जो जेली लाइक फ्लूइड मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे भी ऐसा है, एक फ्लूइड है अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को, इस फ्लूइड का नाम कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। यस, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। पहली बात, ये फ्लूइड जो है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर ही यहीं पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे हर जगह बिखरे हुए होते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड डीएनए। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको दो वॉल दिख रही हैं क्योंकि एनवेलप है ना, मैंने बताया था ना डबल लेयर है। तो एक तो आउटर वॉल है, तो इस वाले बाहर वाले को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड आउटर वॉल। ये आपका आउटर वॉल है। और अंदर वाला क्या है, अंदर वाली आपकी जो वॉल है, दिस इज कॉल्ड इनर वॉल। इनर वॉल, ओके। सो यू कैन से दीज नेम्स, आउटर वॉल एंड इनर वॉल, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है, ये इधर पे ऐसे आप हल्के हल्के एनवेलप बना लो। यस, ये जो होते हैं एनवेलप बने होते हैं, मतलब ये जो लेयर होती है ना, ये एनवेलप को कंटेन करती है ना। ये क्या करती है, एनवेलप। और हर एनवेलप के बीच में आपको छोटा सा पोर्स दिखाई दे रहा है। ये तो एनवेलप बन रहे हैं जो लंबे लंबे मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो एनवेलप हो गए, है ना। ये क्या होगा, एनवेलप। अब एनवेलप के बीच में देखो ग्रीन कलर से मैं आपको पोर्स दिखा रहा हूँ, है ना। ये आपको मैं पोर्स दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से। ये देखिए यहाँ पे जो जगह बच रही ना, ये इस टाइप से, ये समझो ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्स। सो दिस इज कॉल्ड पोर्स इन न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इसी न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू होता है। और ये जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, व्हाट आर दीज, दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। तो ग्रीन कलर वाले जो पोर्स हैं और येलो कलर वाले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। अब बात करते हैं, कुछ हमने नया पढ़ा ना अभी इसके अंदर। जैसे हमने वहाँ साइटोप्लाज्म पढ़ा था, वैसे हमने यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा है। तो जानेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होती है। स्पेलिंग लिख लें, NENUCLEO, न्यूक्लियोप्लाज्म, PLASM, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज जेली लाइक सब्सटेंस, ओके। जेली लाइक सब्सटेंस, ये बेटा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यस। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिख रहा है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इस तरीके से हमने डॉट डॉट बनाया था। एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं डीएनए की। सो व्हाट आर डीएनएस। और सो आपने देखा अभी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ऊपर, हमने डायग्राम में दिखाए हैं, वही डीएनए है। सो डीएनए का फुल फॉर्म भी चर्चा कर लेंगे अभी हम लोग। सो डीएनए आर, धागा जैसे है ना, तो धागे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थ्रेड लाइक, THREAD, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, okay. Thread like structure present inside the nucleus. DNA contains all genetic information. DNA contains all genetic information, ठीक है। जैसे बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, बालों का कलर, हेयर कलर, ओके, मतलब कहीं का भी कलर बेटा। स्किन का भी कलर जो होता है ना, वो डीएनए डिसाइड करता है। आंखें मंजी हैं, काली हैं, ये भी बेटा आइस कलर जो होते हैं ना, आइस कलर, ये भी डीएनए ही निर्धारित करता है, ओके। सो ये कलर इंफॉर्मेशन होती है और बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बेटा, वो ये डीएनए कंट्रोल करता है। अब आइए डीएनए का पूरा नाम बता देते हैं इस बात पे। सो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी, DEOXY, ओके, डीऑक्सी राइबोज, RIBOSE, डी फॉर, है ना, डीऑक्सी राइबोज। डी का पूरा मतलब क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज। एन का मतलब न्यूक्लिक, न्यूक्लिक, ओके। एंड ए का मतलब एसिड। तो ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार का एसिड है ना। सो दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, कलर हो गया, आइस कलर हो गया, है ना। और मतलब कि जितने भी फिजिकल वेरिएशंस हैं, फिजिकल कैरेक्टर बोल सकते हो, है ना।
जो भी गुण आएंगे वो डीएनए से ही आएंगे, है ना। जो भी आएंगे वो डीएनए से ही आएंगे। सो मतलब कि जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो मतलब डीएनए जब ट्रांसफर होता है तो कैरेक्टर एक तरीके से डीएनए के साथ ट्रांसफर होते हैं, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की। अब डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए दिखता कैसे है। तो डीएनए में देखो इस तरीके से आप एक ऐसे बना लो, ऐसे पहले यू बना लो, ठीक है। इधर पे आप इसका हेड बना लो इस तरीके से, और अब ये इस पे ये लपेट दो आप। हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है डीएनए, ठीक है ना। अब देखो डीएनए में कितनी चेन्स बन रही हैं, दो चेन्स बन रही हैं। तो याद रखिएगा कि डीएनए जो होता है ना उसमें दो दो चेन हुआ करती हैं। अब इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट अगर हम बात करते हैं आरएनए की, अभी हमने डीएनए की बात करी है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए। तो बस उसमें क्या था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है ना, दैट इज ओनली राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। सो दिस इज कॉल्ड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बेटा इसमें सिंगल थ्रेड होता है, इसमें दो थ्रेड नहीं होते हैं, इसमें सिंगल थ्रेड हुआ करते हैं, ठीक है ना। इसमें सिंगल थ्रेड होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा डीएनए के अंदर जाएंगे, और डीएनए के अंदर जा करके बात करेंगे क्रोमैटिन की एंड क्रोमोसोम की। तो हेडिंग बना लीजिए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। स्पेलिंग क्रोमैटिन की CHROMATIN, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। एंड क्रोमोसोम CHROMOSOME। तो ये कहला गया हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन क्या होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम तो आपने सुने होंगे, है ना। चलिए, तो क्रोमैटिन को समझेंगे सबसे पहले। ये अपने पास में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये हमारे पास में क्या है, इसके अंदर हमारे पास में ये न्यूक्लियर वॉल है ना। डबल लेयर्ड होती है न्यूक्लियर वॉल, बट बार बार डबल लेयर बनाने में समय खराब होता है तो हम नहीं बनाएंगे। और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल जो है इस तरीके से, ठीक है ना, बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर की ओर है, ये क्या है, डीएनए है। तो अब समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, सॉरी इस क्रोमेटिन क्या होता है। तो क्रोमेटिन की डेफिनेशन लिख लें, CHROMATIN। CHROMATIN, क्रोमेटिन क्या होता है। देखो बच्चों, जब तक ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब अलग अलग है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ स्कैटर्ड फॉर्म में। सो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए dispersed through 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 है ना, through dispersed throughout न्यूक्लियस। थ्रू आउट मतलब पूरे में फैला हुआ है, मतलब शुरू से लेके अंत तक, है ना। सो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए dispersed थ्रू आउट द न्यूक्लियस इज कॉल्ड डीएनए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम की, CHRO, क्रोमोसोम। तो बेटा ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाँ देखिए, हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब ये डीएनए जो होते हैं अगर हाईली क्वाइल्ड हो जाते हैं ना, ये एंड टू एंड जो होते हैं कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और अगर इस तरीके से ये क्वाइल कर ले आपस में, आप आपस में क्वाइल कर गए, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाते हैं, इनको क्रोमोसोम। हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, यस। सो अब ये बेटा क्रोमोसोम है तो ये भी डीएनए ही है ना। अभी भी ये क्या है, डीएनए है। मगर पहले क्या थे, पहले ये अलग अलग थे, स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे।
बट अब ये क्या कर लिया इन लोगों ने, आपस में क्वाइल कर गए हैं, है ना। सो दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। सो राइट द डेफिनेशन, हाईली हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड। कंडेंस मतलब आपस में घसा घसी हो गए हो, चपक गए हो, पास में आ गए हो, है ना, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। सो हाईली कंडेंस्ड, हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड, क्वाइल्ड वर्ड याद रखिएगा और कंडेंस्ड वर्ड याद रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। फॉर्म ऑफ डीएनए, ओके। सो अब ये कब बनेगा बट बच्चों, अब ये क्रोमोसोम कब बनेगा आपका, देखो क्रोमैटिन तो आपका नॉर्मली दिखेगा, मगर क्रोमोसोम तब बनता है बच्चों जब सेल डिवीजन होता है ना। सो ये एक नया टर्म है, आपको जब हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन तब हम आपको बताएंगे कि सेल डिवीजन भी कैसे होता है। सो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो जब सेल डिवीजन होगा ना, तब आपको क्रोमोसोम विजुअलाइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब होता क्या है सेल डिवीजन में, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन होता क्या है वो देख लेते हैं। बेटा ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हाट विल हैपन, सो लाइक देखो अभी ये सिंपल ऐसे 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 ये हमारे डीएनए थे, ओके। अभी ये क्या कहलाएंगे, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है तो ये क्रोमैटिन कहलाएगा, ठीक ना। यस, अब क्रोमैटिन है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इसकी क्वाइलिंग शुरू हो जाएगी, क्या शुरू हो जाएगी, क्वाइलिंग, ओके। क्वाइलिंग शुरू हो जाएगी एंड कंडेंसेशन, क्वाइलिंग मतलब क्वाइल बनना, है ना, क्वाइल बनना, और साथ में कंडेंसेशन मतलब मर्ज होना, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। तो ये जो डीएनए डिस्क्रीट फॉर्म में है जिसको आप लोग क्रोमैटिन बोल रहे हो, अब इसका क्वाइलिंग और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन, ठीक ना। या ये कह लो कि सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में ये काम होता है, क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन का। किस तरीके से होगा देखो भाई, ये जो एक क्रोमोसोम है ना, ये इस तरीके से पहले, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिन इस तरीके से अपने आप को क्वाइलिंग कर लेगा, ये देखो ये क्वाइलिंग हो गई इसकी, ठीक है। ये क्या हो गई, क्वाइलिंग हो गई, एक ही आ गया, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा और अटैच हो गया अपनी क्वाइल बना करके। तो अब इसके ऊपर ये हो गया अपने पास में, ठीक है। और इसको बनाने के लिए तो ये क्या हो गया, कंडेंस हो गए, क्या हो गए ये, कंडेंस हो गए। जब पूरा बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से एक ये बन गया और एक आपका ये बन गया, देखो अभी आपको दिख रहा था ना इस तरीके से ये, तो ये वही है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो, तो ये बन गया आपका क्रोमोसोम, क्या बन गया बच्चों, ये आपका क्रोमोसोम बन चुका है। और इस तरीके से ये पैक हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे स्पॉट्स, ये किस चीज के स्पॉट्स हैं, ये प्रोटीन है, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में क्या कंटेन करता है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं इनको बना लीजिए, दीज आर प्रोटीन, ओके, PROTIEN। तो ये अपने पास में क्या दिख रहे हैं, ये आपको प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्रोमोसोम एक कंप्लीट बॉडी कह सकते हो आप, ये जो आपको दिख रहा है ना टोटल का टोटल क्रोमोसोम, इसके अंदर ऐसे समझो, ये अभी हमने क्रोमोसोम कैसा बनाया, इस तरीके से बनाया, ये देख लिया आपने क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या था, आउटर बॉडी में प्रोटीन के पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, इधर इधर आपके पास प्रोटीन है, ठीक है।
और अंदर क्या है, यहाँ पर जो है कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। इन ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये डीएनए है। तो चलिए अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, हेडिंग बना लेंगे क्रोमोसोम। तो अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की ही बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो क्रोमोसोम में बेटा दो पार्ट होते हैं, जैसा आपने देखा भी यहाँ पे कि दो पार्ट होते हैं क्रोमोसोम में। एक तो होता है डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर जो होता है वो डीएनए होता है, और साथ ही क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं। रेड कलर से जो मैंने पॉइंट दिखाए थे, ये क्या है, अपने प्रोटीन है। तो एक हो गया क्रोमोसोम और दूसरा हो गया प्रोटीन, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटीन का काम क्या है और कौन सा प्रोटीन यूज होता है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो जो प्रोटीन है उसका नाम है हिस्टोन। ओके, हिस्टोन। हिस्टोन तो एक दवा आती है स्टोन दूर करने की, जिसका नाम सिस्टोन होता है। तो उसमें आप एच लगा देंगे एस की जगह, तो बन जाएगा हिस्टोन। तो बेटा जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन जो कि आपके क्रोमोसोम को इसी कंडीशन में पैक करके रखता है। ये जो पैकिंग आपको दिख रही है ना, ये इस प्रोटीन की ही वजह से है। ओके, तो क्या करता है ये प्रोटीन, पैकिंग प्रोवाइड करता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, ओके, हिस्टोन प्रोटीन इट प्रोवाइड्स पैकिंग फॉर क्रोमोसोम, इट प्रोवाइड्स पैकिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम को इस कंडीशन में हमेशा पैक करके रखता है। हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम को इसी कंडीशन में, जैसा ये दिखाई दे रहा है, इसी कंडीशन में ये इसको पैक करके रखेगा, डिस्टर्ब ना हो जिससे कि ये क्रोमोसोम। तो चलिए ये आपका हो गया, आपके पास में क्या हो गया, ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनएज होते हैं। डीएनएज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पाए जा सकते हैं, तब उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट में क्रोमैटिन होते हैं। और जब क्वाइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक, अभी तक हमने एक क्लासिफिकेशन देखा कि कितने टाइप की सेल होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो अगला क्लासिफिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। अभी तो ऐसे हमने क्लासिफिकेशन किया कि एक में सेल वॉल है, एक में सेल वॉल नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल थी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन दूसरे टाइप का, टाइप्स ऑफ सेल, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस कितने टाइप का होगा, किस प्रकार का होगा, है ना। तो न्यूक्लियस की कैटेगरी के बेस पे, न्यूक्लियस के टाइप के बेस पे हम दो प्रकार के सेल यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो सबसे जो पहला सेल है न्यूक्लियस के बेसिस पे, वो है प्रोकैरियोटिक। ओके, PRO KA, कैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, इसको प्रिमिटिव सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक। मतलब जो चीज बेटा पहली बार आती है मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। जैसे कि आ, अपना जो है ना सबसे बेस मॉडल जो निकलता है ना, जो बेस मॉडल होता है उसमें कम चीजें होती, काम की चीजें होती हैं, मगर बहुत कम चीजें होती, लिमिटेड चीजें होती हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव है, एकदम प्रारंभिक है, एकदम शुरुआत हुआ है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रिमिटिव सेल। धीरे धीरे फिर एडवांसनेस होती है, तो चीजें बढ़ती जाती हैं। और दूसरी कैटेगरी बेटा यहाँ पे सेल की है, जिसका नाम है यूकैरियोटिक, EUKARIOTC, यूकैरियोटिक सेल। तो एक हो गया प्रोकैरियोटिक और एक हो गया यूकैरियोटिक। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है बच्चों,
वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में ये जो सेल्स होते हैं इनमें खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब मोटी बात ये हुई कि न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक शब्द किससे मिलके बना है, प्रिमिटिव से मिला बना है। ओके, प्रोकैरियोटिक शब्द जो है प्रिमिटिव से मिलके बना है, मतलब एकदम स्टार्टिंग। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे नन्हे सेल, सबसे छोटे सेल कौन से हो जाएंगे, सबसे छोटे सेल जो है वो बैक्टीरिया सेल है। ओके, बैक्टीरिया सेल ये एकदम प्रिमिटिव है, ये प्रारंभिक है ना, ये क्या है, एकदम प्रारंभिक है। तो ये छोटे से सेल हैं। अब ये बैक्टीरिया सेल जो होता है ये क्या कहलाएगा आपका, ये प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव सेल कहलाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होते हैं। ये हमने इसकी बना ली आउटर मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं हम सेल वॉल। हाँ, तो आप जानते हो कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है ना। और अच्छा, इसको एक काम करो, सेल वॉल मत लो, इसको बना लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, है पीएम और सीएम। और पीएम और सीएम को सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में बाहर क्या रहती है, बैक्टीरिया में रहती है सेल वॉल। तो ये आपने जो है ये सेल वॉल बना लेना है। इसको अलग कलर से बनाया जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि ये तो बहुत कम दिख रहा है। तो ये मैंने ब्राउन कलर से बना दिया है। ठीक है, बट इसको प्लांट मत समझ लेना ब्राउन से बना दिया है तो। ठीक है ना, वो तो ऐसे बना दिया, कोई कलर मिल गया तो उसी को उठा लिया। तो ये बाहर जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, अपने पास में सेल वॉल दिखाई दे रही है। और अंदर हमने क्या बनाया है, अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये अंदर जो ओवल शेप में है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो है ये क्या हो गई अपनी, सेल वॉल हो गई। बात किसकी कर रहे हैं, बैक्टीरिया सेल की। ओके, देन इसके अंदर आपको पता है कि ये यूनिफॉर्मली लिक्विड फैला रहता है हर जगह। और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा बेटा साइटोप्लाज्म। अच्छी बात है, साइटोप्लाज्म की भी बात हो गई हमारी। और अब देखो, साइटोप्लाज्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो सेल होती है ना, इसमें बेटा छोटी छोटी टेल्स हुआ करती हैं। ये जो टेल्स हैं जिसकी वजह से ये मूव करती है, और इन टेल्स का बड़ा अच्छा नाम है ना, इन टेल्स को हम बोलते हैं फ्लैजला। क्या बोलते हैं, फ्लैजला, फ्लैजेला, FLAGELA। तो ये फ्लैजला कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये फ्लैजला कहलाता है। ठीक है, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ जो आपके पास में जो बैक्टीरिया सेल है इसमें यहाँ पर जो डीएनए है इसकी कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। और यहाँ पर ये खुले में पड़ा रहता है, डीएनए थोड़ी सी जगह में खुले में पड़ा रहता है ना, बिना बाउंड्री के जो डीएनए है पाया जाता है। मतलब एक बाउंड्री, क्लियर बाउंड्री नहीं है इसकी कि यहाँ तक डीएनए जाएगा, ऐसे खुल बिना किसी बाउंड्री के खुले में पड़ा रहता है। ओके, डीएनए ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्यूटेड विदाउट अ क्लियर बाउंड्री, विदाउट क्लियर बाउंड्री। बिना क्लियर बाउंड्री के जो डीएनए होता है वो यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। और ये जो क्लियर बाउंड्री के बगैर पड़ा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो रीजन होता है, देखना याद रखना यहाँ पे ये जो है ना, ये बाउंड्री नहीं बना रहा हूँ मैं, ये रीजन बना रहा हूँ मैं। ठीक ना, ये रीजन बना दिया मैंने। ठीक ना, अभी गायब हो गया है ना, देखा आपने गायब क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर बाउंड्री नहीं है कि भाई यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो रीजन होता है, अब मैं इस रीजन को थोड़ा सा बना ही देता हूँ हल्का सा। तो ये जो रीजन होता है मतलब इलाका, एरिया, इस रीजन को जहाँ पर ये बिना
बाउंड्री का न्यूक्लियस आर जो डीएनए होता है डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना, यहाँ पे फैला रहता है। इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो याद रखना कि न्यूक्लियस की क्लियर बाउंड्री होती है, न्यूक्लियोइड जो होता है उसकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म की बात हो गई। हाँ, साइटोप्लाज्म देख लिया आपने। फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर, सेल वॉल हो गई। ओके, डीएनए खुले में पड़ा रहता है, ये जो लेग्स होते हैं इसके जिससे ये मूव करता है बेटा, शेल मूव करती है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजला। ठीक है ना, फ्लैजला की वजह से मूव करेगी। और एक सेल ऑर्गोनली भी बना लो। तो एक सेल ऑर्गोनली हम बना लेते हैं जिसका नाम है राइबोसोम। क्या बना लेते हैं? राइबोसोम। तो ये देखिए यहाँ पर छोटे से मैंने सेल ऑर्गोनली बना लिए हैं और ग्रीन कलर से इनका नाम मैंने दे दिया है राइबोसोम। तो राइबोसोम किसका काम करते हैं? क्यों भाई युवराज? राइबोसोम क्या काम करते हैं, क्या बनाते हैं? प्रोटीन, है ना। सो ये अब यहाँ पे होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है राइबोसोम। इसके अलावा और कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है। केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली एंड ओनली राइबोसोम बस पाया जाता है ना। पी के बाद आर है, आर आपको किसकी याद दिलाएगा? राइबोसोम की, है ना। आर ओनली, आर पी आर ओ, पी आर ओ। आर का मतलब राइबोसोम, ओ का मतलब ओनली, है ना। बन गई ना ट्रिक। तो मतलब इसके अंदर केवल राइबोसोम ही ओनली ऑर्गेनेली होता है और कोई ऑर्गेनेली इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर कि नो सेल ऑर्गेनेली फाउंड, है ना। मतलब राइबोसोम के अलावा कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता। नो अदर सेल organelles found except what? except राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम के अलावा कोई और सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम वर्क्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स वर्क्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। यस, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, ये देखो, एक अकेला अगर मैं बात करूं कि राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है क्योंकि जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई प्रोकैरियोटिक में तो केवल एक ही ऑर्गेनेली है जिसका नाम राइबोसोम है, और वहां तो मिलेगा ही क्योंकि उसको भी सेल को प्रोटीन की जरूरत है। तो राइबोसोम एक ऐसा ओनली सेल ऑर्गेनेली है, तो लिख सकते हैं राइबोसोम इज ओनली सेल ऑर्गेनेली organelles found in prokaryotic and eukaryotic both. Okay, मतलब दोनों ही सेल्स में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, दोनों ही सेल्स में। ओके, सेल्स के अंदर कौन पाया जाता है? राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ। ओके, दोनों ही सेल के अंदर पाया जाता है। अब फ्लैजेला की बात कर लें। व्हाट इज फ्लैजेला? सो फ्लैजला का क्या काम है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सेल जो है ना पूरी की पूरी, तो बैक्टीरिया सेल बैक्टीरिया ही तो है। बैक्टीरिया का अंदर का व्यू दे दिया हमने। तो क्या करेगा ये फ्लैजला जो होता है? बैक्टीरिया के मूवमेंट में मदद करता है। तो यू कैन राइट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल, तो ये जो बैक्टीरिया सेल होती है इसको जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर,
तो ये बैक्टीरिया सेल के मूवमेंट में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब प्रोकैरियोटिक तो हमने पूरा पढ़ लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, अब यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में थोड़ी सी जगह कम है, फिर भी चलिए काम चला लेते हैं यहाँ पे ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें यूकैरियोटिक सेल में हमको बताना नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, देखिए यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल मैंने बताया कि बैक्टीरिया सेल जो होती है वो क्या होती है आपकी, वो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव सेल होती है। यूकैरियोटिक में लिखेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है ना। तो आपको तो पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, मगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब हमको मोस्टली क्या देखना है, देखिए एक छोटा सा मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको। ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यदि हम एनिमल सेल बना रहे हैं तो सेल वॉल नहीं बनाएंगे, प्लांट सेल बनाएंगे तो बाहर सेल वॉल भी बना लेंगे। चलिए अब देखिए इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब एक क्लियर बाउंड्री आपकी न्यूक्लियस की आपको दिखेगी, क्लियर बाउंड्री आपको न्यूक्लियस की दिखेगी। और इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेली जो भी होते हैं, इंक्लूडिंग राइबोसोम तो होगा ही, और थोड़े थोड़े से ये ऐसे ही अपने मन से थोड़े से स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये क्या कहलाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली कहलाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, नंबर वन एक क्लियर बाउंड्री है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। वहां पे क्लियर बाउंड्री नहीं होती थी प्रोकैरियोटिक में, उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते थे। यहाँ पे क्लियर बाउंड्री कंटेन करता है डीएनए इसको, जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और इसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, तो ये सबके सब क्या हैं, दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा एक क्लासिफिकेशन हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक में काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, यूकैरियोटिक में बस इतना याद रखना है कि इसमें क्लियर न्यूक्लियस हुआ करता है। अब आइए टॉपिक के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, और हम अभी तक जिसका नाम ले रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज का, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हमको पढ़ने हैं, है ना। अलग अलग लेयर वाले होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इन सेल ऑर्गेनेलीज को अब हम पढ़ने वाले हैं। सो हेडिंग बना लीजिए, CELL सेल, ORG ऑर्गेन, ओके, ORGEN ऑर्गेनेलीज, LIES, इतनी स्पेलिंग हो जाती है कि याद करने में दिक्कत होती है। सेल ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेन में नेलीज जोड़ देंगे, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि ये आपके पास में एक यूकैरियोटिक सेल था। यूकैरियोटिक सेल में एक क्लियर डिफाइंड न्यूक्लियस था, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भरा हुआ है। इसके बाद आपके पास में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, कुछ यहाँ पर ऐसे, ओके, एंड कुछ ऐसे, ये डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप के शेप आपने बना दिए हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सेल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। तो इसका हेडिंग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड सेल, डिफरेंट structures present inside cell, सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर टू परफॉर्म, हाँ क्या करते हैं भाई, मेन इनका काम है, इनको सबको अलग अलग काम दिए गए हैं, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यस, इनके अलग अलग काम दिए गए हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन हैं, और इन्हें डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। देखिए और क्या कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेली को, सेल ऑर्गेनेलीज सेल ऑर्गेनेलीज मीन लिटिल कंपोनेंट्स, लिटिल कंपोनेंट्स लिटिल कंपोनेंट्स और ऑर्गेनाइज्ड
structures within a cell, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल। ओके, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है, सेल ऑर्गेनेलीज हैज कैरेक्टरिस्टिक शेप्स एंड फंक्शन। मतलब जो भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके वेल डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उनके वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक शेप हुआ करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप्स एंड फंक्शंस। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक शेप होते हैं और क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी आज की क्लास हम एंड करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, की सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और मेम्ब्रेन लेस, है ना। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर हम टोटल फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास में तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इनवाइट करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।